Yeah. So in today's class, we are doing difference equation. The word is difference, not differential. What is the difference between the two? In the case of difference equation, we are referring to discrete variables or discrete change in time. In the case of differential equation, we are referring to continuous change in time. Yeah? So basically, if your variables are continuous, then we are in differential equation. If your variables are discrete, then we are in difference equation. The word difference means what? So basically, in this case, let's say the equation is xt, which is equals to a x t minus 1 plus some b. So what we are saying, if I want the current value of some my state variable, so here x is known as state variable. Yeah. So if I want to know the current value of my state variable, I can know that if I know the previous value of that particular state variable, जो कि होता ही है generally, right? So अभी obviously हमें xt की वैल्यू तो करंट पीरियड में पता है, तो हम ये वाली इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? आइडियली योर इक्वेशन शुड बी xt plus 1 which is equals to alpha और a xt plus b. In this case आपको जो भी करंट की वैल्यू पता है उसके हिसाब से आप फ्यूचर की वैल्यू देख रहे हो. यही सेम एग्जांपल्स है. अगर मैं मैक्रो टर्म से बात करूं तो हमने ये वाली इक्वेशंस को बहुत बार यूज किया हुआ है. फॉर एग्जांपल इफ वी नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेड और द फ्यूचर इन्फ्लेशन, तो हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का यूज करते हैं वहां पे. तो अगर अगर मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट वैल्यूज, तो कहीं ना कहीं मैं डिफरेंस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ. ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है तो मैं करंट की वैल्यू भी देख सकता हूँ. सो इन दिस केस वी आर लुकिंग बैकवर्ड अप्रोच. अभी मैं आपको बताऊंगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच में डिफरेंस क्या है. बट पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. उसके बाद मैथमेटिकली जो मैम ने बताया है उसकी उन स्लाइड्स को देखेंगे. या सो लेट्स से मेरी एक इक्वेशन है एक्स टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टी माइनस 1 प्लस बी. मैं आपको एक बार वेरिएबल्स बता देता हूँ. एक्स इज योर स्टेट वेरिएबल. In this case, this is first order differentiation. Yeah. Why first order difference equation? This is first order difference equation. The reason being we have t here and we have t minus 1. So अगर मैं बड़े में से छोटा माइनस कर दूं तो आंसर आएगा 1. इसमें बड़ा क्या है बच्चे? t. So t minus 1. Your answer is t minus t plus 1. So therefore we are calling this as first order differential equation. तो यहाँ पे मुझे सबसे छोटी वैल्यू माइनस करनी है. अगर यहाँ पे t minus 2 होता तो दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. Second order difference equation, not differential, because we are in discrete variables. Yeah. So basically अगर आपकी ये इक्वेशन है, राइट, और मैं अगर आप बेटा आपका बच्चा माइक अनम्यूट नहीं है. थैंक यू. Sorry, sir. नो प्रॉब्लम. सो लेट्स से अगर आपके पास ये इक्वेशन है और मैंने अगर आपको बोल रखा है कि यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स जीरो, मतलब एट टाइम इक्वल्स टू जीरो यू नो दैट वैल्यू, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर एक्स टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टी माइनस 1 प्लस बी. हम बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच से चलते हैं और इतना बैकवर्ड कर देंगे कि हम इसको एक्स जीरो बना देंगे, राइट? अब इसको एक्स जीरो बनाओगे कैसे आप लोग? सो एक्स टी माइनस 1, अगर मैं इसको एक्स टी माइनस 1 लिखूं, देन दिस विल बी ए एक्स टी माइनस 2 प्लस बी. तो अब मैं अगर ये वाली वैल्यू को, जो कि मेरी, जिसका आंसर ये है, इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, आई विल गेट एक्स टी एज ए एक्स टी माइनस 2 सॉरी प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी. तो एक्स टी माइनस 1 की वैल्यू थी ये. मैंने एक्स टी माइनस 1 की जगह ये पूरी इक्वेशन पुट करी.
और प्लस बी इधर था, तो सिमिलरली प्लस बी आई हैव रिटन डाउन हियर. हियर एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट बच्चे? ए स्क्वायर एक्स टी माइनस टू प्लस ए बी प्लस बी, राइट? सो likewise now I'm giving you exactly 1 minute. आप इसको x जीरो तक लेके जाओ और मुझे आंसर बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स टी, अगर मुझे यहाँ पे x जीरो लिखना है तो. जल्दी से इसको सॉल्व करो बच्चे. एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग अभी, अभी का मतलब दोज हु आर नॉट माय स्टूडेंट्स प्रीवियसली, मैं आपसे क्लास में सॉल्व करवाऊंगा बच्चे. एंड यू नीड टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, सो बी रेडी फॉर दैट. या आई एम हैप्पी इफ यू आर आर्ग्यूइंग विद मी. आप मेरे से आर्गुमेंट कर सकते हो, क्योंकि इफ यू थिंक यू आर राइट देन यू शुड आर्ग्यू. सो आई एम गिविंग यू 1 minute, प्लीज सॉल्व दिस. मुझे आंसर किस टर्म्स में चाहिए? एक्स टी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स जीरो. जल्दी से सॉल्व करो. And whenever you are done, do let me know. Yeah. Done. Whenever you're done, do let me know. Yeah. Another 20 seconds, then I'll solve it. Cool guys, let me solve it. So basically ये मेरा x t आ चुका था. So I'm writing it here. X t is equals to a square x t minus 2 plus ab plus b. सिमिलरली अगर मैं एक्स टी माइनस टू लिखूं तो वो क्या आना चाहिए? ए एक्स टी माइनस थ्री प्लस बी. ये वाली मेरे पास वैल्यू कहाँ से है बच्चे? इस इक्वेशन से. तो अगर मैं यहाँ पे t माइनस टू लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली दिस इज t माइनस थ्री. अगर मैं अब एक्स टी माइनस टू की ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ, देन व्हाट आई विल गेट? एक्स टी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए एक्स टी माइनस थ्री प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी. देयरफॉर एक्स टी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए क्यूब एक्स टी माइनस थ्री प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी. नाउ आई हैव सीन द ट्रेंड. द ट्रेंड इज, अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस टी करना पड़ेगा. इन दैट केस जो भी मैं माइनस टर्म के साथ लिख रहा हूं वो मेरा ए टू दी पावर बन रहा है. देयरफॉर यहाँ पे ए टू दी पावर टी बनेगा. प्लस उसके बाद धीरे धीरे ए स्क्वायर हो रहा है. दैट मीन्स थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, so on and so forth. Therefore, we can write this as a t minus 1 b plus a t minus 2 b till ab plus b. Yeah. Now I can, if I need to solve this, what I'll write?
xt is equals to atx0 plus, in this case if I take b common, what I'll get 1, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, प्लस a square till a t minus 1. In this case, remember that how many terms do we have here? We have t terms, क्योंकि यहां से लेके यहां तक t minus 1 है and plus 1. Therefore, xt is equals to what? a t x0 plus b. यहाँ पे मैं sum of infinite sum of finite series को फॉर्मूला लगा दूंगा, which is 1 minus a t 1 minus rn divided by 1 minus a. In this case, if I simplify this further, what I'll get? xt is equals to at x0 plus b 1 minus at 1 minus a. xt is equals to at x0 plus b 1 minus a minus b at 1 minus a. Now, in this case, we have 80. In this case, we have 80. I can take this common, and we know that the value of x0 is given to us. Therefore, this x0 is not a variable, but this is a constant. Therefore, we can write this as xt is equals to at को कॉमन लिया मैंने, x0 minus b at 1 minus a plus b 1 minus a. xt is equals to at. I'm calling this as a constant, which is c. So atc plus b1 by a, sorry, b upon 1 minus a. Therefore, xt is equals to c at plus b1 minus a. तो इतना टाइम लगा मुझे इस छोटी सी इक्वेशन को बैकवर्ड लुकिंग से सॉल्व करने के लिए. अब अगर मैं ये छोटी सी इक्वेशन को जो आपकी मैम की स्लाइड्स में वैसे सॉल्व करता हूं, तो देखना मुझे सिर्फ 2 to 3 minutes लगेंगे. लेट्स डू दैट. ओके गाइस, फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं ऑल्दो आपको बता चुका, एक बार इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू इक्वेशंस. आई होप यू कैन सी दिस. या ओके, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग अ डिस्क्रीट टाइम प्रोसेस आर कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन. जो कंटिन्यूस टाइम के होंगे उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशंस. These are of the form of xt, which is a function of time t, xt minus 1, xt minus k and a constant term. तो जो हमारी जो डिफरेंस इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चे? xt, just give me a second, xt is equals to axt minus 1 plus b. तो हमारी डिफरेंस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म थी एब्सोल्युटली, xt minus 1 था, एंड ये वाला t नहीं था, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड t minus k भी नहीं था अभी पिक्चर के अंदर. The order of difference equation is the difference between the largest and the smallest time indices for relevant variable appearing in the equation. ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं कैसे देख रहा था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट देख रहा था, एंड इन दिस केस माय आंसर इज 1. सो सेकंड क्या होगा? अगर यहाँ पे मैं कर दूं, लेट्स से सी, this is a1, this is a2, xt minus 2 plus b. In this case, this is second order difference equation, क्योंकि largest ये है, smallest ये है बच्चे. Yeah, okay. A difference equation is said to be linear if f, that is the function, is linear function of state variable. मैंने आपको बताया था state variable in this case क्या है? x. तो जो हमारी equation थी difference equation xt which is equals to a xt minus 1 plus b, this is the linear function, right? So we are calling it this as linear function. A difference equation is said to be autonomous. ये बहुत important है कि autonomous और non autonomous equations कब होंगी. As you know, autonomous का मतलब क्या होता है? They are independent of something. In this case, they are independent of some time, right? In this case, they are independent of some time. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये तो नॉन ऑटोनॉमस इक्वेशन होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो टाइम दिख रहा है हम लोगों को. द आंसर इज नो. यहाँ पे मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे टी लगेगा बच्चे, या सबस्क्रिप्ट में टी लगेगा. सो स्टेट वेरिएबल में नहीं लगेगा.
वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट के सबस्क्रिप्ट में लगेगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। या एंड इफ दैट इज द केस देन वी आर कॉलिंग दिस एज नॉन ऑटोनॉमस इक्वेशन, क्योंकि जो हमने डिफरेंस इक्वेशन ली थी वहां पे टी टर्म था ही नहीं, देयरफॉर दिस इज नथिंग बट ऑटोनॉमस इक्वेशन। So it's said to be autonomous if the time variable t does not appear as explicit variable in the f function. Does not, right? Then we are calling this an autonomous difference equation. A difference equation is said to be homogeneous. आपको homogeneous की definition तो पता ही है. So if f is homogeneous function of the state variable. So अगर ये मेरी difference equation है, in this case this is homogeneous of state variable, तो मुझे सिर्फ ये वाला देखना है कि whether it is homogeneous or not। या अब जो मैंने आपको पूरी इक्वेशन बताई थी, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल ले लिया है, वी हैव टेकन स्मॉल ए, बट दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। हम इस पूरी इक्वेशन को तीन टर्म्स में लिखेंगे। नंबर वन, एक्स सी टी, जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं कि विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ये फंक्शन होमोजीनियस है। सो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसको लिखा बच्चे, जो कि पार्ट है होमोजीनियस इक्वेशन का सिर्फ, एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन किसको लिखा है, जो कि नॉन होमोजीनियस का पार्ट है बच्चे। या हेयर अ कांस्टेंट, याद रखना होमोजीनियस में हमेशा क्या आएगा, स्टेट वेरिएबल। जो नॉन होमोजीनियस होंगे उसमें स्टेट वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। इन दिस केस बी इज योर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सो आगे चलते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, द सेम इक्वेशन दैट वी हैव टेकन, इन दिस केस अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं तो कैन आई गेट माई आंसर एज एक्स टी इक्वल्स टू सी ए टी। इफ द आंसर इज यस देन हाउ, इफ द आंसर इज नो देन हाउ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टी माइनस वन को बैकवर्ड लुकिंग से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से फटाफट। योर आंसर समवेयर शुड बी एक्स टी इज इक्वल्स टू ए टी एक्स जीरो, और अभी के लिए हम एक्स जीरो को इन दिस सिचुएशन सी बोल रहे हैं। अगर यही सबका आंसर आ रहा है देन वेरी गुड। अगर किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो बच्चे डू लेट मी नो, आई एम गिविंग यू 30 seconds। Cool. Are you getting the same answer? Guys, you need to say yes or no. Yes, 1 minute. Cool. Since you have said yes, Sumansh, you said 2 minutes, right? Yes, sir. Yes. अच्छा, yes, okay. Cool. अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा होमोजीनियस वाले पार्ट से आंसर ही आ चुका है, बट अभी हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। अब द क्वेश्चन इज इस पार्ट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इन दिस केस हम ये बोलते हैं कि लेट अस से कि इन द केस ऑफ लॉन्ग रन हम स्टडी स्टेट तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे आप स्टडी स्टेट तक पहुंचोगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी, क्योंकि एट स्टडी स्टेट बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि एक्स टी शुड बी इक्वल टू एक्स टी माइनस वन, उसको मैं एक्स बार बोल रहा हूँ बच्चे। In that case, can we write x bar, which is equals to a x bar plus b at steady state? The answer is yes, क्योंकि xt is equals to xt minus one, which is equals to x bar. In that case, अगर मैं इसको इधर लेके गया, what I'll get, x bar 1 minus a is equals to b, and x bar is equals to what, b upon 1 minus a। याद रखना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, xpt की बात कर रहे हैं, राइट? तो जब मैंने इसके लिए सॉल्व किया, आई एम गेटिंग दिस। इफ आई कंबाइन दीज टू इक्वेशंस, व्हाट आई गेट, आई गेट माय आंसर एज, जस्ट अ सेकंड, yeah, I'll get my answer as xt which is equals to cat plus b upon 1 minus a।
और यही बच्चे आपका आंसर अभी आया था जो आपने पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया था इतनी देर से. एनी डाउट्स एनी वन? दिस इज एक्स सी टी, दिस इज एक्स पी टी. Any doubts, anyone? And now you can read it till this point. I hope you have the slides. If you don't, do let me know. I'll share it with you. स्टेप दोबारा बताओगे? हाँ हाँ. Yeah, Akash, go on. उसमें कर रहा है कंबाइन करके, एक बार दोबारा बताओगे क्या आप कर करा आपने बेसिकली? हाँ बिल्कुल. तो बच्चे अगर जो मेरी ये इक्वेशन थी एक्स टी विच इज इक्वल्स टू ए एक्स टी माइनस वन प्लस बी, मैंने इसको एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वेशन को. जो होमोजीनियस वाली इक्वेशन है, मतलब जो जहाँ पे सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक वो कर दिया, एक कांस्टेंट ले लिया. जो होमोजीनियस वाली इक्वेशन या होमोजीनियस वाला पार्ट है उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स सी टी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको मैं बोल रहा हूँ. और जो बचा हुआ पार्ट है जो कि नॉन होमोजीनियस के अंदर आ रहा है उसको बोल रहा हूँ एक्स पी टी, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग. तो अगर मैं सिर्फ होमोजीनियस पार्ट को कंसिडर करता हूँ विच इज एक्स टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टी माइनस वन, और अगर मैं इसको बैकवर्ड से सॉल्व करता हूँ, व्हाट आई गेट एक्स टी विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर t x जीरो. और मैंने आपको बोला था फॉर द टाइमिंग, क्योंकि आपने यहाँ पे b को नहीं लिया, x जीरो इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज एक्स टी विच इज इक्वल्स टू c, ये मैंने x जीरो के लिए लिखा, विच इज अ कांस्टेंट a टू द पावर t. पर ये जो सोल्यूशन है वो किसके लिए आया बच्चे? एक्स सी टी के लिए आया. सेकेंड, अब मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए सॉल्व करना है. फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इन दिस केस मैं अब क्या एज्यूम कर रहा हूँ? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वी आर इन दी स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का मतलब क्या? कि जहां पे अब x इज नॉट अ वेरिएबल. याद रखना, हमेशा स्टेडी स्टेट में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. यू आर इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. इन दैट केस, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं. इन दैट केस कैन वी से दैट एक्स टी इज नथिंग बट एक्स बार. इफ एक्स बार को मैं स्टेडी स्टेट से डिनोट कर रहा हूँ बच्चे, एंड दिस एक्स टी माइनस वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स बार. कैन वी राइट दैट? आकाश, कैन वी राइट दैट? आई कांट हियर यू आकाश बच्चे. कूल. आकाश आप मुझे प्लीज मैसेज कर देना. अच्छा कूल, थैंक यू. इन दिस केस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस इक्वेशन को, इन द केस ऑफ लॉन्ग रन, व्हाट आई गेट? एक्स बार विच इज इक्वल्स टू ए एक्स बार प्लस बी. अब मुझे एक्स बार की वैल्यू चाहिए क्योंकि एक्स पी टी निकालना है मुझे. सो कैन वी राइट एक्स बार वन माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू बी अपॉन वन माइनस ए. नाउ मुझे अगर एक्स टी की वैल्यू चाहिए, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स सी टी प्लस एक्स पी टी. एक्स सी टी की वैल्यू क्या है बच्चे? सी ए टू द पावर टी. एक्स पी टी की वैल्यू क्या है? बी अपॉन वन माइनस ए. कैन वी से दैट? या एंड बच्चे यही आपने अभी आंसर निकाला है. इफ यू सी व्हाट वी डिड इन दिस स्टेप, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आया है. सो टू अवॉइड दीज स्टेप्स वी नीड टू नो कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है. डज दैट मेक सेंस एवरीवन? डज दैट मेक सेंस गाइज? इफ यू कांट स्पीक आई कांट टीच, क्योंकि आपका वेबकैम भी ऑफ है. सो आइदर यू शुड स्पीक और स्विच ऑन योर वेबकैम. ये सर ये समझ आ गया. यस सर, क्लियर. कूल. सो आपने यहाँ तक प्लीज एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम आगे चल सकते हैं. और अगर यहाँ तक रीड कर लिए तो प्लीज बता देना, वी विल नॉट वेस्ट टाइम देन. Sumansh, in the meanwhile, can you please share this deck on the WhatsApp group? अगर किसी के पास ये deck नहीं है तो they can't read, I guess. Sir, you are asking me to share slide, right? Right, right. Yes, sir, sharing. Yeah.
Cool guys. We are moving ahead now, right? Because you are not stating any doubts here. अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि what if the value of a is equals to 1? What if the value of a equals to 1? पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से, बड़े वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे. इन दैट केस xt is equals to xt minus 1 plus b, where xt minus 1 is equals to xt minus 2 plus b. In this case xt is equals to, in this case I am replacing this with this. This is xt minus 2 plus b plus b. Similarly, अगर मैं ऐसे आगे चलता रहा तो एक पॉइंट यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 भी आ रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा. अगर यहाँ पे t माइनस टी आ गया तो यहाँ पे सॉरी प्लस b कितनी बार ऐड हो जाएगा? t टाइम्स. therefore xt is nothing but x0 plus b into t, right? Where x0 is nothing but a constant, therefore xt is equals to c plus bt. तो ये मैंने सॉल्व करा पूरा जब मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं था, जस्ट बाय बैकवर्ड लुकिंग. या अगर मेरे पास फॉर्मूला होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता? नाउ दिस इज इक्वेशन. सबसे पहले मुझे होमोजीनियसली सॉल्व करना है. अगर आप इसको सबसे पहले होमोजीनियसली सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली जल्दी से सॉल्व करके देखो एक्स टी इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 1, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स टी माइनस 1 लिखोगे तो विच इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 2. तो वी कैन रिप्लेस दिस बाय एक्स टी विच इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 2. सिमिलरली यहाँ पे हम x3 डाले, x4 डाले, x5 डाले, वट एवर, हम xt इक्वल्स टू x0 बोल सकते हैं बहुत इजीली. क्या? in that case xt is equal to c where x0 is a constant. on the other hand, अब मुझे इसके लिए सॉल्व करना है. वो कैसे सॉल्व करूंगा? सो द स्टेप्स आर कि जब भी आपका ऐसा इक्वेशन हो जहां पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टेट वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट साइड पे है वो 1 है, in this case we need to solve this by taking a function which is equals to xt which is equals to mt. याद रखना अब हम b के लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, या फिर हम xt p के लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट? in this case xt is equals to mt and hence xt minus 1 is equals to what? mt minus 1. ये मैंने आपको कब बोला करने के लिए? जब आप का कोएफिशिएंट ऑफ स्टेट वेरिएबल और स्टेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और आपकी इक्वेशन ऑटोनॉमस है. प्लीज रिमेंबर दैट. या तो जब आप ऐसा इस फॉर्म में लिख लेते हो अपने इक्वेशन को, इन दैट केस xt की जगह हमें mt पुट करना है विच इज इक्वल टू xt माइनस 1 की जगह mt माइनस 1 पुट करना है प्लस b. अगर आप यहां से b की वैल्यू निकालते हो व्हाट यू विल सी, योर b इज इक्वल्स टू m. गिविंग यू 10 सेकेंड्स. एक बार जल्दी से चेक कर लो क्या b इक्वल्स टू m आ रहा है बच्चे आपका? Yes, sir. Yeah. So since your b equals to m, can we say that for a particular solution xpt is equals to bt? लगाओ दिमाग कैसे. लगाओ दिमाग कैसे. सर क्योंकि xt इक्वल्स टू mt है. एब्सोल्युटली, क्योंकि xt इज इक्वल्स टू mt हमने डिफाइन किया हुआ है फॉर xpt के लिए. therefore xpt is equals to mt which is nothing but since b is equals to m, therefore xpt is equals to bt. और मुझे xct की वैल्यू क्या मिली थी? c. so in this case can we say that xt is equals to c plus bt, and this is what we got here. Yeah. Similarly, we can write this in a general format where xt is equals to c a t plus b a minus 1 minus a. A is not equals to 1, but when a equals to 1, this is a solution. I'm giving you 30 seconds to think if you have any doubts or not. If you don't, then we'll move forward. Cool. Let's move forward.
अब बच्चे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन टू फर्स्ट ऑर्डर नॉन ऑटोनॉमस डिफरेंस इक्वेशन। नॉन ऑटोनॉमस का मतलब क्या, कि जहां पे टी एक सेपरेट फंक्शन के टर्म्स में है जो कि ये है, राइट। बी सबस्क्रिप्ट में हमने टी लिख दिया बच्चे यहाँ पे। इन दैट केस हाउ कैन वी सॉल्व, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये क्या होगा बच्चे, एक्स सी टी, ये क्या होगा आपका एक्स पी टी। इन दिस केस पहले मैं अगर एक्स सी टी के लिए सॉल्व करूँ, दैट इज होमोजीनियस के लिए सॉल्व करूँ, ये एग्जैक्टली इसका सेम रिजल्ट आएगा जो कि ऑटोनॉमस केस में आया था, विच इज नथिंग बट एक्स टी विच इज इक्वल्स टू सी ए टी। गाइस डू यू एग्री विद मी और डू यू डिसएग्री? ये मैं काफी तेज जा रहा हूँ कि काफी स्लो जा रहा हूँ? मेरे हिसाब से मैं बहुत स्लो हूँ। सो डू यू एग्री और डिसएग्री? Yes, sir, agreeing. सर लग रही है स्पीड तो। कूल। अब बात बची कि हाउ टू डिफाइन बीटी। बच्चे वी कांट डिफाइन बीटी, so if we read this, to determine the particular solution we need to know the exact functional form of bt, as now bt changes over time। क्योंकि पहले b कांस्टेंट था तो मुझे exact functional form की जरूरत थी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे b varies with time, I need exact functional form जो कि अभी मेरे पास है नहीं। in this case इस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब मुझे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग करना है। एट टाइम्स द फंक्शनल फॉर्म ऑफ बीटी इज नॉट नोन, देयरफॉर वी आइटरेट द इक्वेशन बैकवर्ड, पहले मैं बैकवर्ड के लिए बोल रहा हूं, एंड यूज द इनिशियल कंडीशन। बच्चे अभी आप बैकवर्ड जो सब जब जब सॉल्व कर रहे थे, आप एक जीरो वाली कंडीशन ले रहे थे, मतलब एट टाइम जीरो वाली कंडीशन ले रहे थे, to determine a particular solution which is called as backward looking solution। On the other hand, अगर आप forward की तरफ देखते हो, then आपका terminal condition आता है। आपने आई थिंक मैक्रो में पढ़ा होगा इन सेमेस्टर 2, जब भी हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लेते हैं तो हमारा जो कंडीशन है वो टर्मिनल कंडीशन की तरफ टेंड करता है। In that case, we are looking a particular solution which is also called as forward-looking solution। Any doubts, anyone till this point? Cool. Presently focusing on first order linear autonomous equation only। तो अभी हमें नॉन ऑटोनॉमस इक्वेशन को कंसिडर नहीं करना है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अभी हम लीनियर ऑटोनॉमस डिफरेंस इक्वेशन की स्टेबिलिटी कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे। इन दिस केस अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं स्टडी स्टेट की तरफ पहुंच रहा हूं तो दैट मीन्स मैं स्टडी स्टेट की तरफ कन्वर्ज कर रहा हूं, और एज टाइम विल इंक्रीज, और मैं अगर स्टडी स्टेट से बहुत दूर जा रहा हूं तो मैं उससे डाइवर्ज कर रहा हूं। तो इन दिस स्लाइड्स वी विल रीड अबाउट कि कन्वर्जेंस हो रहा है या फिर डाइवर्जेंस हो रहा है इफ योर टाइम इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, इफ यू आर इन लॉन्ग रन, राइट, लॉन्ग रन का मतलब क्या, व्हेन टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो आपका जो वेरिएबल है इन दिस केस वो स्टडी स्टेट की तरफ कन्वर्ज करेगा या फिर वो स्टडी स्टेट से दूर जाएगा। डाइवर्जेंस का यहाँ पे एक और मीनिंग है, जैसे ही आपका टाइम इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है, डाइवर्जेंस का यहाँ पे मीनिंग है या तो आपका एक्स टी इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा या तो आपका एक्स टी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अगर ऐसा होगा तो हम उसको बोलते हैं योर एक्स टी इज डाइवर्जेंट वेरिएबल, right? On the other hand, as time increases or if t is tending towards infinity, in that case, if xt approaches to steady state, that is x bar, then we are saying that your xt will converge to steady state value, which is nothing but x bar। तो इस स्लाइड में, पूरी स्लाइड में सिर्फ यही बताया हुआ है। Let's read that. Besides knowing the algebraic equation to an equation, we also want to know the evolution of variable x over time। In particular, we want to know whether xt will move closer, which is nothing but converge, or move away, which is nothing but diverge from its steady state x bar। So ideally, अगर टाइम के बढ़ने से अगर आपका xt स्टडी स्टेट के क्लोजर जाता है तो उसको कन्वर्ज बोलेंगे, स्टडी स्टेट से दूर जाता है तो उसको डाइवर्ज बोलेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पे बच्चे, क्योंकि हम एक चीज का ध्यान रखना, लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही स्टेडी स्टेट आएगा।
Whereas in the case of non-linear equations or non-linear autonomous difference equation, आपके स्टडी स्टेट मल्टीपल आ सकते हैं, बट इन दिस केस क्योंकि आप लीनियर इक्वेशंस को पढ़ रहे हो, आपका सिर्फ एक ही स्टडी स्टेट आने के चांस है। सो क्योंकि आपका सिर्फ एक ही स्टडी स्टेट आने के चांस है, जो आपका लोकल मैक्स होगा वही आपका ग्लोबल मैक्स भी होगा। सो इन दिस लाइट वी विल स्टडी अबाउट ओनली ग्लोबल मैक्स, द रीजन बीइंग एक ही स्टडी स्टेट आने के चांस है। या सो X globally converges to steady state from an initial condition if limit t, your time is tending towards infinity, xt is equals to x bar. In other words, x is said to be asymptotically stable. वो stable क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि obviously वो steady state की तरफ converge हो रहा है। X is said to diverge if limit t tends to infinity, xt is equals to either plus infinity or minus infinity. That is what I told you. Another possibility is that x neither diverges or converges and instead shows repeated cyclical pattern around steady state, right? तो ये अगर आपका steady state point है तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ cyclical pattern show कर रहा है, वो converge भी नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से क्योंकि ऑब्वियसली साइक्लिकल पैटर्न बन चुका है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो डाइवर्ज भी नहीं कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। या नोट, a first order linear difference equation exhibits only one steady state and therefore we can make a global statement about x. That is what I have told you guys अभी, कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो सिर्फ एक स्टडी स्टेट होगा, तो हम इसलिए ग्लोबल मैक्स की बात कर रहे हैं या फिर ग्लोबल मिन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोकल की बात नहीं कर रहे हैं। In the case of non-linear equations generally exhibit multiple steady states. In such cases, the focus shifts from global stability to local stability of the variable. That is the behavior of the variable in the neighborhood of each steady state value. Any doubts, anyone till this point? Happy to answer all. Since you don't, then I am moving forward. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? वही स्टेबिलिटी कंडीशन को देख रहे हैं। इन दिस स्लाइड वी विल रीड स्टडी अबाउट कि वो कन्वर्ज कैसे कर रहा है, डाइवर्ज कैसे कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन थी xt which is equals to a xt minus 1 plus b, in this case what should be the value of a such that वो कन्वर्ज करे या फिर वो डाइवर्ज करे। तो एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो हमें पता है कि इफ a is not equals to 1, तो हमारा ये सोल्यूशन आया था बच्चे। या दिस इज व्हाट वी हैव नोन इन एंड व्हेन a is equals to, सॉरी, if a is not equals to 1, हमने यहाँ पे x बार की वैल्यू ये पुट कर दी है which is a steady state value and this is what my solution is. In this case, if the value of a is less than 1 in absolute terms, मतलब a लाइक किसके बीच में कर रहा है बच्चे? -1 to 1 के बीच में लाइक कर रहा है। अब एक बात बताओ, कोई भी एक वैल्यू ले लो -1 to 1 इन एब्सोल्यूट टर्म्स, लेट्स से मैंने ले लिया 0.5 रेज़ टू पावर, अगर आप 5 करते हो और 0.5 रेज़ टू पावर अगर आप 100 करते हो, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ना बच्चे, दिस वैल्यू इज वेरी नियर टू 0, राइट? तो हम बोल रहे हैं कि इफ टाइम इज टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देन xt इज इक्वल्स टू व्हाट? x बार। दैट मींस इफ a lies between -1 to 1, then in that case we are saying that xt monotonically converges to x bar. Yeah. On the other hand, if a is lying between -1 to 0, in that case xt converges to x bar in oscillatory manner. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आप a को कोई भी नेगेटिव वैल्यू दो बच्चे, लेट्स से मैंने दिया -0.5। इन दिस केस जैसे ही आपका t इवन होगा तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, जैसे ही आपका t ऑड होगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। बट ऑन दी अदर हैंड जैसे जैसे t इंक्रीज होता रहेगा, वो जो भी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव देगा, दैट वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स 0। मैं इसको अगर आपको एक नंबर लाइन वे से समझाऊं, इफ दिस इज 0, तो स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे हम खड़े हैं,
उसके बाद धीरे धीरे वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इन ऑल्टरनेटिव मैनर। तो पहले प्लस, फिर नेगेटिव, माइनस, नेगेटिव, सॉरी, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ऑसिलेटरी मैनर। बट द मेन पॉइंट इज xt will converge to x bar if t is tending towards infinity. Lastly, if a or absolute value of a is more than 1, तो अगर इसकी वैल्यू मोर देन 1 हो गई, आप खुद बताओ, अगर मैं सिर्फ 2 ही ले लेता हूँ, 2 इज 10 और इसकी वैल्यू मैं 1 लाख कर देता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। इसको हम बोलते हैं कि इट विल एक्सप्लोड, राइट? और वो एक्सप्लोड कर देगा पूरी इक्वेशन को। दैट मीन्स ये डाइवर्ज कर देगा एंड xt will tends towards infinity in that case. Yeah. Or if the value of c equals to 0, obviously then xt will equals to x bar. In that case, a चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चाहे मोर देन 1 हो, लेस देन 1, does not matter. Yeah, this is what we are saying. Any doubts, anyone till this point? I'm waiting for 30 seconds. और इसलिए बच्चे टाइम सीरीज के अंदर जब भी आप रहते हो ना, क्योंकि ये टाइम सीरीज का कंसेप्ट है, हम यूजली फोकस क्या करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट हियर, दिस कोएफिशिएंट, द स्टेट वेरिएबल का कोएफिशिएंट शुड बी बिटवीन 0 to 1, शुड बी, क्योंकि इन द केस ऑफ लॉन्ग रन वो फिर तभी स्टेट पे तभी कन्वर्ज कर पाएगा व्हेन दिस a lies between 0 to 1. But if a is lying anywhere between more than 1, then वो वैल्यू कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा, वो वैल्यू हमेशा डाइवर्जेंस की तरफ जाएगा। इसलिए जब भी आप इकोट्रिक्स में, अगर आपको याद है, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, in this case the value of a should lie between 0 till 1. Yeah, any doubts, anyone till this point? Cool. Since you don't have any doubts, guys, क्योंकि आज 2 क्लासेस है, मैंने अभी इतना ही पढ़ा है इसको, क्योंकि आपने अपने कोर्सेज सिलेक्ट करने थे। दूसरी चीज मैंने अभी इसलिए इतना पढ़ा है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पूरा करना है, इगन वैल्यूज और ये सब देखना है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा समझाने में। तो अगर आपको अभी इगन वैल्यूज नहीं आती तो कोशिश करना इगन वैल्यूज के बारे में पढ़ के आना। मैं हो सकता है क्लास में इगन वैल्यूज सिर्फ वर्ड मेंशन करो, समझाओ ना, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट। बट लेट्स से अगर मेजॉरिटी को इगन वैल्यू अभी निकालनी नहीं आती, देन फर्स्ट आई विल डू इगन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड देन आई विल मूव ऑन। आपकी इसकी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे सैटरडे को। ऑल्दो इस बार मैंने एक दिन के अंदर 2 क्लासेस दिए, बट यूजली मैं एक दिन के अंदर एक ही क्लास लूंगा। तो मंडे इज फॉर इकोट्रिक्स, ट्यूसडे इज फॉर एपीए, वेंसडे इज फॉर दिस एनआरई, थर्सडे इकोट्रिक्स, फ्राइडे एपीए, सैटरडे एनआरई। If you have any doubts anywhere, do let me know or do WhatsApp me. Yeah. Have fun, guys. Take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you, guys.